बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, इन दिस वर्ल्ड नथिंग कैन बी सेड टू बी सर्टेन एक्सेप्ट डेथ एंड टैक्सेस। यानी इस दुनिया में दो ही चीज निश्चित है, एक मृत्यु और दूसरा टैक्स। और ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 अभी ख़त्म हो गया और उसके बाद न्यू एक्ट आ गया है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके बारे में फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन अभी जारी कर दिया है। और इस ट्रांजिट पीरियड में हमें क्या बात ध्यान में रखनी है, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, TDS TCS एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिफंड। वो ट्रांजिट पीरियड में कैसे हमें टैक्स भरना है और कौन सा सेक्शन उसमें हमें एप्लीकेबल होगा, वो सब हमें यहाँ पे हम इस टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है TDS। TDS का हम ओवरव्यू देखते हैं और ट्रांजिट पीरियड में TDS के लगते फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो दिए हैं वो हम आज वन बाय वन देखते जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2.1। क्या फंडामेंटल ऑब्लिगेशन टू डिस्चार्ज इनकम टैक्स थ्रू TDS TCS एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स कंटिन्यू होता है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत? तो उसका आंसर है हाँ, उसका कोई भी ऑब्लिगेशन चेंज नहीं हुआ है। जो भी 1961 में हमारा जो ऑब्लिगेशन था वही 2025 में है। नया एक मैनर ऑफ टैक्स पेमेंट को मॉडिफाई नहीं करता है, एग्जिस्टिंग कंप्लायंस स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करता है और स्टैट्यूटरी लैंग्वेज को स्ट्रीमलाइन करता है। तो हमारा कोई ऑब्लिगेशन चेंज नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2.2। क्या परमिसेबल मोड ऑफ टैक्स पेमेंट बदल गया है? तो दोस्तों उसका आंसर है नहीं, टैक्स पे करने के मोड अनचेंज है। टैक्स अथॉरिटी बैंकिंग चैनल इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मैकेनिज्म से पे करने होंगे, जैसे गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफाई करेगी, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं है। आगे देखते हैं फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन 2.3। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में TDS प्रोविजन में क्या बदलाव है? तो उसका आंसर है ब्रॉडली पॉलिसी सेम है, पर न्यू एक्ट TDS प्रोविजन को सिंप्लीफाई और टैब्यूलर मैनर में प्रेजेंट करता है। ओल्ड एक्ट के TDS सेक्शन 192 टू 194T को अब सेक्शन 392 और सेक्शन 393 में कंसोलिडेट किया गया है। सेक्शन 392 डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन सैलरी को रखा गया है और सेक्शन 393 डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स ऑन अदर पेमेंट, जैसे कमीशन, ब्रोकरेज, रेंट, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी और अदर स्पेसिफाइड पेमेंट। सेक्शन 393 में 3 टेबल है एप्लीकेबल टू 3 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ पेइंग, रेसिडेंस, नॉन रेसिडेंट और एनी पर्सन। प्रत्येक टेबल में नेचर ऑफ इनकम, मॉनेटरी थ्रेशोल्ड, पेयर पर्सन और एप्लीकेबल रेट ऑफ TDS स्पेसिफाइड है। TDS TCS रेट और थ्रेशोल्ड लार्ज सेम है जैसे ओल्ड एक्ट में था, यानी सिर्फ
सेक्शन चेंज हुए हैं, वरना सब कुछ वैसे का वैसा ही है। थ्रेशोल्ड लिमिट भी सेम ही है जो पिछले साल थी। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन 2.4। ट्रांजिशन पीरियड में टीडीएस ऑब्लिगेशन कौन से एक्ट के अंदर होगी? तो उसका आंसर है टीडीएस ऑब्लिगेशन कंटिन्यू होगी उस एक्ट के तहत जो एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर में जिससे सम पेड या क्रेडिट हो। यानी यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल ईयर में ध्यान रखना है, कोई भी सम पेड या क्रेडिट या ऑन और बिफोर 31 मार्च 2026 के पहले होगा तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल होगा। और फर्दर कोई भी सम पेड या क्रेडिट या आफ्टर 1 अप्रैल 2026 के बाद होगा तो न्यू एक्ट इनकम टैक्स 2025 लागू होगा। अब आगे बात करें क्वेश्चन 2.5। टीडीएस टीसीएस के लिए कौन सा सेक्शन कोट करना चाहिए आफ्टर 1 अप्रैल 2026 में? तो उसका आंसर है ट्रांजैक्शन एंटर इनटू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026 डिडक्टर कलेक्टर must quote relevant table item of section 393 या section 394 for TCS of Income Tax Act 2025। ओल्ड सेक्शन जैसे 194C, 194J या 194H कोट करने से सिस्टम लेवल वैलिडेशन एरर आ सकती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 2026 के बाद अगर आप न्यू फाइनेंशियल ईयर में टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो न्यू सेक्शन ही एप्लीकेबल होगा। क्वेश्चन नंबर 2.6। मार्च और अप्रैल 2026 के कॉन्ट्रैक्ट्स सर्विस में टीडीएस कैसे डिटरमाइन होगा? तो उसका आंसर है टीडीएस एप्लीकेबिलिटी डिपेंड करेगी इवेंट अर्लियर ऑफ क्रेडिट और पेमेंट मैकेनिज्म पर। यानी अर्लियर इवेंट ऑफ क्रेडिट पेमेंट ऑन और बिफोर 31 मार्च 2026 होगा तो टीडीएस का प्रोविजन 1961 के एक्ट में अप्लाई होगा। और अर्लियर इवेंट ऑफ क्रेडिट पेमेंट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026 होगा तो टीडीएस प्रोविजन सेक्शन 393 इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 2.7 की। तो उसमें क्वेश्चन है टीडीएस डिपॉजिट की ड्यू डेट क्या है और क्या इनकम टैक्स एक्ट 2025 में कोई चेंजेस है? अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 टीडीएस जनरली डिपॉजिट करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को विदिन 7 of the month following the month of deduction except 1 TDS deducted in March due date 30th April for non-government deductor. TDS under section 194IA, 194IB, 194M and 194S due date 30 days from end of month of deduction. इनकम टैक्स एक्ट 2025 में ड्यू डेट कंटिन्यू रहती है प्रिस्क्राइब बाय रूल्स विदाउट एनी पॉलिसी चेंज। यानी अभी कोई चेंजेस हुआ नहीं है, जो भी हमारा ड्यू डेट 1961 के एक्ट में है वही ड्यू डेट 2025 में भी रहेगी। आगे बात करें क्वेश्चन 2.8। मार्च 2026 में टीडीएस डिपॉजिट की ड्यू डेट क्या है? तो उसका आंसर होगा टैक्स डिडक्टेड इन मार्च 2026 डिपॉजिटेड बाय
30th April 2026 by non-government deductor, government deductor deposit by चालान 7th April 2026। डिफॉल्ट पर इंटरेस्ट और पेनल्टी एक्शन एप्लीकेबल है, यानी जो पहले था वही डेट रहेगी। और मार्च का 2026 जो ईयर एंडिंग है वो उसको हम 1996 का ही रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन 2.9 TDS आफ्टर 1st April 2026 ऑन सम पेड क्रेडिट बिफोर 31st March 2026 चलन किस एक्ट में हम फाइल करेंगे? तो TDS डिडक्शन और डिपॉजिट लिंक है डेट ऑफ डिडक्शन पर। टैक्स डिडक्टेड अंडर 1961 एक्ट प्रायर टू ट्रांजिशन, तो डिपॉजिट ऑब्लिगेशन भी अंडर 1961 एक्ट में ही होगा। एग्जिस्टिंग चलन और पेमेंट मोड कंटिन्यू करना पड़ेगा। अभी आगे बात करें 2.10 क्वेश्चन नंबर 2.10 टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड बिफोर 1st April 2026, फिर तो क्या वो फिर से डिडक्ट करना पड़ेगा न्यू एक्ट में? तो उसका आंसर है नहीं। अगर हमने एक बार डिडक्ट कर लिया और उस ईयर में हमने एक्सपेंस के क्लेम कर दिया तो फिर वो नेक्स्ट ईयर में हमें दोबारा डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन 2.11 टैक्स डिडक्टेड अंडर 1961 एक्ट pursuant to lower withdrawal certificate valid up to 31st March 2026 deposit after 1st April 2026, तो क्या वो वैलिड होगा? तो हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि हमने वो डिडक्शन का जो लोअर विड्रॉवल का जो सर्टिफिकेट है वो 31st मार्च 2026 का है, वो हम आफ्टर पेड करेंगे तो वो वैलिड होगा। क्वेश्चन नंबर 2.12 लोअर और नील सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 197 ओल्ड एक्ट क्या वैलिड फॉर पेमेंट और क्रेडिट्स ऑन और आफ्टर 1st April 2026? तो हाँ, ये भी होगा। सर्टिफिकेट इश्यूड अंडर सेक्शन 197 इनकम टैक्स एक्ट 1961 वैलिड रहेगा और ये हमें फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन में बता दिया गया है। अभी क्वेश्चन 2.13 डिले TDS TCS डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। 1961 एक्ट में जो भी इंटरेस्ट और पेनल्टी थी वो ही सेम न्यू एक्ट इनकम टैक्स 2025 में भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। फेलर टू डिडक्ट और कलेक्ट 1% पर मंथ और फेलियर टू डिपॉजिट आफ्टर डिडक्शन तो 1.5% पर मंथ है। तो ये था TDS के फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन और उसमें हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा ट्रांजिट के पीरियड में, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो FAQ दिया है वो हमने अभी उसके बारे में बात की। बात करते हैं एडवांस टैक्स पेमेंट की। तो हमें एडवांस टैक्स पेमेंट कौन से सेक्शन में भरना है न्यू ईयर में और इस ट्रांजिट पीरियड में क्या ध्यान में रखना है, वो हमें फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन में समझाया गया है। तो चलो वन बाय वन वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2.14 क्या इनकम टैक्स एक्ट 2025 में एडवांस टैक्स के प्रोविजन में कोई बदलाव है? तो उसका आंसर है नहीं। पॉलिसी में कोई चेंज नहीं है, प्रोविजन इजी टू रीड किए गए हैं। उसमें वन है पेमेंट बाय SSC और ऑर्डर ऑफ असेसिंग ऑफिसर
अलग अलग सेक्शन में सेग्रीगेट किए गए हैं। दूसरा है रिडंडेंट प्रोविजन हटाए गए हैं। एंड तीसरा सेक्शन 405 में फॉर्मूला दिया गया है। एडवांस टैक्स लायबिलिटी के कंप्यूटेशन के लिए सेक्शन 405 में फॉर्मूला दी गई है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2.15। टैक्स ईयर सिस्टम में एडवांस टैक्स कैसे पे होगा? तो उसका आंसर दिया गया है लायबिलिटी ऑफ टैक्स ईयर के टर्म में होगी। इनकम अर्न उसी ईयर में एडवांस टैक्स पे करना होगा। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट और क्वांटम अनचेंज है, यानी पहले हमें जो क्वार्टरली एडवांस टैक्स भरना होता था वही सेम रखा गया है, यानी ऑन और बिफोर 50th जून 15%, ऑन और बिफोर 50th September 45, not less than 45%, on or before 50th December not less than 75%, and on or before 50th March 100% एडवांस टैक्स भर देना होता है, वही यहाँ पे रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2.16। लास्ट एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2026 यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 15 मार्च 2026 को कौन सा एक्ट गवर्न करेगा? तो उसका आंसर है एडवांस टैक्स लायबिलिटी लिंक है टैक्स ईयर से। सिंस इंस्टॉलमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में है तो फिर ओल्ड एक्ट 1961 में ही गवर्न करेगा, उसमें दो राय नहीं है। अभी आगे बढ़े क्वेश्चन 2.17। अगर एडवांस टैक्स शॉर्ट पेड हुआ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में और इंटरेस्ट फाइनेंशियल ईयर 26-27 में लगे तो कौन सा एक्ट गवर्न करेगा? ऑब्लिगेशन एरोज फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में है तो फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफॉल्ट में ही होगा, ओल्ड एक्ट में ही होगा। इंटरेस्ट लायबिलिटी भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ही गवर्न होगी। Question number 2.18 एडवांस टैक्स थ्रेशोल्ड अंडर न्यू एक्ट। सेक्शन 404 के तहत एडवांस टैक्स पेएबल यदि अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यूरिंग द ईयर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 है तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी होगी। जो ओल्ड एक्ट में थ्रेशोल्ड लिमिट थी वही यहाँ पे रखी गई है। आगे बढ़े क्वेश्चन 2.19 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स फॉर टैक्स ईयर 2026-27 ड्यू टू 50th जून 2026 कौन सा एक्ट अप्लाई होगा? तो वो डेफिनेटली न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होगा। लायबिलिटी टू पे एडवांस टैक्स फॉर टैक्स ईयर 26-27 डिस्चार्ज अंडर न्यू एक्ट में ही होगा। आगे बढ़े तो क्वेश्चन 22.20 प्रेजेंट इन टैक्सेशन स्कीम में बिजनेस इनकम के लिए एडवांस टैक्स रिक्वायरमेंट। आंसर है सेक्शन 58 के तहत एसएससी सिंगल इंस्टॉलमेंट में पूरी एडवांस टैक्स पे करेगा ऑन और बिफोर 50th मार्च ऑन रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। रिक्वायरमेंट सेम है ओल्ड एक्ट के तहत जो था वही न्यू एक्ट में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में भी रखा गया है। अभी आगे बात करें क्वेश्चन 2.21 एडवांस टैक्स शॉर्टफॉल पर इंटरेस्ट रेट।
इंटरेस्ट रेट भी अनचेंज है। सेक्शन 424 यानी ओल्ड एक्ट में 234B था, वो अभी सेक्शन 424 हो गया है। 1% पर मंथ फॉर फेलियर और पे लेस देन 90%। और सेक्शन 425 जो ओल्ड एक्ट में 234C था, वो 1% या 3% फॉर डिटरमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो परसेंटेज सेम ही है, सिर्फ सेक्शन के नाम चेंज हुए हैं। एडवांस टैक्स शॉर्टफॉल के इंटरेस्ट रेट के लिए अभी हम पार्ट सी देखते हैं, जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट एंड ब्रॉट फॉरवर्ड MAT मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एंड अल्टरनेटिव AMT क्रेडिट, उसके बारे में आगे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन 2.22 सेल्फ असेसमेंट टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 पेड जुलाई 26 कौन सा एक्ट गवर्न करेगा? तो सेक्शन 140A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 गवर्न करेगा, यानी हमारा जो भी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लगते कोई भी टैक्स हो वो पुराने एक्ट में ही गवर्न होगा, या पुराने एक्ट में ही हमें भरना है, नए एक्ट में नहीं भरना। क्वेश्चन 2.23 ट्रांजिशन ईयर फाइनेंशियल ईयर 26-27 में टैक्स पेयर को कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें इसमें ज़्यादा ध्यान देना है। करेक्ट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करें, फाइनेंशियल ईयर 25-26 पेमेंट करना है तो वही सिलेक्ट करें, और फाइनेंशियल ईयर 26-27 सिलेक्ट करना है तो फिर वो टैक्स ईयर सिलेक्ट करें। करेक्ट टैक्स ईयर सिलेक्ट करें फॉर फाइनेंशियल ईयर 26-27 पेमेंट के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स फाइनेंशियल ईयर 25-26 पेड टू जून 26, तो हमें असेसमेंट ईयर 26-27 सिलेक्ट करना है, नहीं कि टैक्स ईयर। ओके, और दूसरा एग्जांपल है एडवांस टैक्स फाइनेंशियल ईयर 26-27 अगर हम भर रहे हैं तो वहाँ पे टैक्स ईयर 26-27 सिलेक्ट करना है, नहीं कि एडवांस असेसमेंट ईयर। आगे बात करें क्वेश्चन 22.24 एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट न्यू एक्ट में कंटिन्यू होगा, तो उसका आंसर है अप टू असेसमेंट ईयर 26-27 ओल्ड एक्ट 1961 होगा, और फ्रॉम टैक्स ईयर 26-27 से रिप्लेस हो जाएगा और उसका नया फॉर्म नंबर 168 लागू होगा। क्वेश्चन 2.25 ओल्ड एक्ट से कैरी फॉरवर्ड MAT और AMT क्रेडिट अनयूटिलाइज बिफोर 1 अप्रैल 26 उसका क्या होगा? तो वो कैरी फॉरवर्ड होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, और न्यू एक्ट में भी वो अवेलेबल होगी। आगे का क्वेश्चन है 2.26 कैरी फॉरवर्ड क्रेडिट ओल्ड एक्ट न्यू एक्ट में कितने समय तक यूज किया जा सकता है? अनयूटिलाइज क्रेडिट टोटल 15 ईयर्स, वो टोटल 15 ईयर्स फ्रॉम फर्स्ट अवेलेबिलिटी से आप सेटअप कर सकते हो।
commencing on or after 1st April 2026 subject to condition in Income Tax Act 2025। यानी वो 15 इयर्स जो पुराना एक्ट में था वही सेम रखा गया है। MAT की क्रेडिट जो होती है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। अब हमारा आगे का टॉपिक है आउटस्टैंडिंग टैक्स एरियर। उसका क्या होगा? जो पुराने एक्ट में टैक्स आउटस्टैंडिंग है वो नए एक्ट में कैसे शामिल होगा और उसका क्या होगा, उसके लिए फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो हमारा आगे का क्वेश्चन है 2.27। ओल्ड एक्ट में आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी तो न्यू एक्ट में भी वो पेएबल होगी। तो हाँ, ओल्ड एक्ट के तहत कंप्यूट किया गया टैक्स लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। उसका एग्जांपल हम देते हैं कि असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए अगर नोटिस है और उस तो वो अनपेड होगी, तो न्यू एक्ट में भी वो पेड करनी ही पड़ेगी। उसमें कोई हमें एग्जम्पशन नहीं है। आगे का क्वेश्चन है 2.28। टैक्स डिपार्टमेंट ओल्ड ड्यूज रिकवरी आफ्टर न्यू एक्ट। यानी न्यू एक्ट में अगर आपका कोई ओल्ड रिकवरी है तो वो कंटिन्यू रहेगा। तो हाँ, एनी अमाउंट पेएबल ओल्ड एक्ट है और उसकी रिकवरी चालू है तो वो कंटिन्यू रहेगी। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी ही, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स जो भी होगा वो रिकवर करेगा। सेक्शन 2.20 क्वेश्चन 2.29 टैक्स रिकवरी सर्टिफिकेट अटैचमेंट ऑर्डर इश्यूड अंडर ओल्ड एक्ट इन्फोर्सेबल आफ्टर न्यू एक्ट। तो हाँ, रिकवरी एक्शन जो भी है वो 1961 की होगी, वो वैलिड रहेगी। और रिमेनिंग अमाउंट रिकवरेबल यूजिंग न्यू एक्ट रिकवरी मशीनरी एग्जाम्पल प्रॉपर्टी अटैच अंडर ओल्ड एक्ट, वो भी न्यू एक्ट में वैलिड रहेगा। अभी आगे का लास्ट टॉपिक जो दिया गया है वो है रिफंड क्लेम। यानी अगर हमने ओल्ड एक्ट में रिफंड क्लेम किया है वो भी न्यू एक्ट में हमें कंटिन्यू रहेगा और हमें क्या रिफंड मिलेगा या नहीं, तो उसके बारे में दो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिए गए हैं। तो चलो वन बाय वन वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.30 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत अराइजिंग रिफंड क्लेम जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के कमेंसमेंट पर पेंडिंग है उसका क्या होगा? तो उसका आंसर है राइट्स, बेनिफिट, ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी जो ओल्ड एक्ट के तहत एरोज हुई है वो कंटिन्यू रहेगी। इसलिए अगर कोई टैक्स पेयर ओल्ड एक्ट के तहत किसी टैक्स ईयर के लिए रिफंड क्लेम करने का एंटाइटल था तो वह रिफंड न्यू एक्ट के कमेंसमेंट के बाद भी एंटाइटल्ड रहेगा, यानी उसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्वेश्चन 2.31 फाइनेंशियल ईयर 24-25 में किसी डिडक्टर ने एक्सेस टीडीएस डिडक्ट किया और न्यू एक्ट 1 अप्रैल 2026 को एक्ट आने के बाद क्या एक्सेस डिडक्शन का रिफंड क्लेम किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा? डिडक्शन के समय की लॉ या क्लेम फाइल करने के समय की न्यू एक्ट? तो कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा ये यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। और रिफंड क्लेम कर सकते हैं पिछला, वो यहाँ पे पूछा गया है। जैसा पहले बताया था, राइट, बेनिफिट, ऑब्लिगेशन या लायबिलिटी जो ओल्ड एक्ट के तहत एरोज हुई थी वो कंटिन्यू रहेगी। इसलिए
अगर टैक्स डिडक्टर ओल्ड एक्ट के तहत किसी टैक्स ईयर के लिए रिफंड क्लेम का एंटाइटल्ड था तो वह रिफंड न्यू एक्ट के होने के बाद भी एंटाइटल्ड रहेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन की रिफंड क्लेम स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ 2 ईयर के अंदर फाइल किया जाए, जो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से कैलकुलेट किया जाएगा जिससे टैक्स डिडक्टेबल था। यह क्लेम फॉर्म नंबर 26B ऑफ इनकम टैक्स रूल 1962 में फाइल किया जाएगा और प्रोसेस किया जाएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रोविजन के अनुसार। यानी आप 2 ईयर में जो पहले 1961 के एक्ट में जो था वही सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आप पूरा ना रिफंड क्लेम कर सकते हो पर फॉर्म नंबर 26B इनकम टैक्स रूल 1962 में फाइल करके। तो ये था हमारा फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।